हाँ जी, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रेशियो एनालिसिस। ये वो चैप्टर है जो एग्जाम में हमेशा आता है और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी एग्जाम में रेशियो ना आया हो। हर एग्जाम में रेशियो का क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, 8 नंबर से लेके 12 नंबर के बीच में। मतलब एक क्वेश्चन 8 नंबर का या 10 नंबर का तो मिलता ही मिलता है, साथ में 2 या 3 नंबर का अलग से भी मिल जाता है। तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रेशियो एनालिसिस। मैंने आगे लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में 100% आना है। तो पास होने के लिए या अच्छे नंबर दिलाने के लिए एफएम के अंदर कौन सा चैप्टर करना बहुत जरूरी है? रेशियो। तो रेशियो का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वैल्यूज। दो अकाउंटिंग वैल्यूज के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? रेशियो। और अकाउंटिंग वैल्यूज ये हमें मिलेगी कहां से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और दूसरा आपके पास आता है बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का दूसरा नाम हम क्या रखते हैं? इनकम स्टेटमेंट, जिसमें इनकम स्टेटमेंट से क्या क्या चीजें आपको मिल सकती है देखने को? बिजनेस इनकम, दूसरी कौन सी इनकम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बिजनेस इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो आप अपने कस्टमर से अर्न कर रहे हैं, कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ाने से आपसे मुझे क्या मिलती है? फीस मिलती है। तो वो फीस मेरी बिजनेस की इनकम हो गई। लेकिन यदि कोई प्रॉपर्टी मैंने खरीद रखी है और उसको रेंट पे दे रखा है और वहां से मुझे रेंट मिल रहा है, तो वो मेरा कस्टमर नहीं है, वो मेरा टेनेंट है, किराएदार है, जिससे मैं हर महीने का ले रहा हूँ? रेंट ले रहा हूँ। बट एक कंपनी को अपनी टोटल इनकम दिखानी पड़ती है। टोटल इनकम का मतलब बिजनेस की इनकम प्लस अदर इनकम। अदर इनकम को हमने क्या नाम दे रखा है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो मान लीजिए आपको पढ़ाने से मेरी इनकम 1 लाख रुपए और रेंटल इनकम मेरी 50,000 रुपए, तो मेरी टोटल इनकम कितनी होगी? 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है इनकम स्टेटमेंट में इनकम के साथ साथ आपको खर्चे भी दिखाई देंगे। तो खर्चे में पहला एक्सपेंस कौन सा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड मैंने कस्टमर को बेच दिया, सेल कर दिया, उस गुड्स को बनाने में फैक्ट्री तक का खर्चा कितना हुआ? फैक्ट्री तक का खर्चा कितना हुआ, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या? फैक्ट्री के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, 2 एक्सपेंसेस और करने पड़ते हैं आपको। उन दोनों एक्सपेंसेस के टोटल को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या कहते हैं उसको? ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है वो अभी समझना बाकी है। हम ये अभी शॉर्ट में कह सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर होता है किसके? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। बात समझ में आ रही है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो चीज आती है, एक आता है ऑफिस एक्सपेंसेस और दूसरा आपके पास क्या आता है? सेलिंग एक्सपेंस। मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस का सम टोटल को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और उसमें यदि मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है बिजनेस के ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस करने से जो भी आपके खर्चे हुए उन खर्चों को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आपके पास है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे सभी खर्चे जो एक कंपनी के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनकर तो किए जा रहे हैं, बट उनका पैसा हम किससे नहीं ले पाते? कस्टमर से नहीं लेते, क्योंकि उनका बेनिफिट कस्टमर को नहीं मिलता। जैसे किसी एसेट को बेचने पे लॉस हो गया तो हम उससे कस्टमर से पैसे नहीं ले सकते। कोई लोन हमने लिया, उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। कोई डिबेंचर इशू किया है, उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? अंडरराइटर को हमने कोई कमीशन दी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर किए, ये सारे कौन से एक्सपेंस है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जिनका बेनिफिट किसको नहीं मिलता? कस्टमर को। यदि मैं प्रॉफिट की बात करूं तो हम 3 तरीके के प्रॉफिट एक कंपनी में देख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और तीसरा कौन सा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है सेल में से फैक्ट्री तक के खर्चे माइनस करके जो प्रॉफिट मिलता है उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन यदि मैं बिजनेस की इनकम में से बिजनेस के सारे खर्चे माइनस कर दूं, मतलब बिजनेस इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो मेरे पास प्रॉफिट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यदि मैं ऑल इनकम में से ऑल एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से जो भी टैक्स बनेगा सरकार को दे देंगे, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें ये सारी चीजें आपकी काम की है। कौन कौन सी? सेल, दैट इज बिजनेस इनकम, अदर इनकम, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ठीक है जी। ये सारी इनकम कौन सी होगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेक्स्ट आपके पास आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास में 2 चीजें होती है वैसे तो, लायबिलिटीज और असेट्स। लायबिलिटीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अदर लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड। अदर लायबिलिटी का मतलब वो पैसा जो हमने बाहर वालों से ले रखा है 1 साल के लिए, तो करंट लायबिलिटी, 1 साल से ज्यादा समय के लिए तो
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एलटीवी का मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग। शेयर होल्डर फंड का मतलब जो पैसा शेयर होल्डर ने लगा रखा है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कहते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट पे अधिकार किसका होता है, कंपनी के शेयर होल्डर का। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका पार्ट होता है, शेयर होल्डर का। एसेट्स में हमारे पास कौन कौन सी एसेट्स आती हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, और तीसरा आपके पास क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हमें यहां पर क्या करना है, दो वैल्यूज ढूंढनी है, कोई सी भी दो वैल्यू, चाहे वो दोनों वैल्यू बैलेंस शीट की भी हो सकती है, दोनों वैल्यू किसकी हो सकती है, इनकम स्टेटमेंट की भी हो सकती है, एक वैल्यू इनकम स्टेटमेंट की हो सकती है, एक वैल्यू बैलेंस शीट की हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, करंट रेशो। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के रिलेशन को क्या कहते हैं, करंट रेशो। ठीक है जी, दोनों आइटम कहाँ की है, बैलेंस शीट की। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 करते हैं, और रेशो आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। दोनों वैल्यू हमने कहां से ढूंढी है, इनकम स्टेटमेंट से। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि एक वैल्यू बैलेंस शीट की हो और एक वैल्यू किसकी हो, इनकम स्टेटमेंट की हो। ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नाम सुना होगा आपने, ROI। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में रिटर्न का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट से, और रिटर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कहते हैं, रिटर्न। तो एक वैल्यू इनकम स्टेटमेंट से मिल रही है आपको और एक वैल्यू किससे मिल रही है, बैलेंस शीट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुझे दो वैल्यू ढूंढनी है। अब वो दोनों वैल्यू कहां से मिलती है, ये डिपेंड करता है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हो सकता है दोनों वैल्यू इनकम स्टेटमेंट से मिल जाए, दोनों वैल्यू बैलेंस शीट से मिल जाए, या फिर एक वैल्यू इनकम स्टेटमेंट से, एक वैल्यू बैलेंस शीट से। तो जब कोई दोनों वैल्यू इनकम स्टेटमेंट से होती है तो उसे हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट रेशोज, और दोनों वैल्यू यदि बैलेंस शीट से मिलती है तो बैलेंस शीट रेशो बन जाती है, और एक वैल्यू यहां से एक वैल्यू यहां पे तो मिक्स रेशोज बोलते हैं उसको। बात समझ में आ गई, नोट करना कुछ इसमें से। तो रेशो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत का मतलब है कि आप इसे एग्जाम से पहले कम से कम 3 से 4 बार जरूर करके जाए। अच्छा, 12th क्लास में भी बच्चों ने रेशो पढ़ा था, तो कई बच्चे कहते हैं सर 12th में हमने पढ़ रखा है, यहाँ पे क्यों पढ़े। तो वहां पे और यहाँ पे बस फर्क क्या है, रेशो तो सेम है, फॉर्मूले भी सेम है, लेकिन वहां पर हमें क्या दे रखा होता था, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और आपसे सीधी सीधी रेशो पूछी जाती थी। यहाँ का पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे रेशोज गिवन होती है और आपसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनवाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो 12th लेवल और यहाँ के लेवल में क्या फर्क हो गया, 12th में क्या होता है, बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन होती है, सीधी सीधी रेशो निकालनी होती है, और यहाँ पे रेशोज गिवन होती है, बल्कि आपको उल्टा काम करना पड़ता है, इनकम स्टेटमेंट और क्या तैयार करनी है, बैलेंस शीट। तो सारा काम उल्टा है, फॉर्मूले सेम है, सबको सेम है। ऐसा नहीं है कि आपने वहां पे कुछ और पढ़ा, यहाँ पे मैं आपको कुछ और पढ़ाऊंगा, सबको सेम पढ़ाऊंगा। नोट कर लीजिए सारी चीजें।
कोई भी दो वैल्यू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है उनके रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रेशो। और उन रेशो के बेसिस पे हमें क्या करनी है, कंपनी की एनालिसिस करनी है कि कंपनी की पोजीशन कैसी है मार्केट में, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी वीक है या स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। कंपनी में दो तरीके के प्रॉफिट आ रहे हैं, मतलब दो तरीके की इनकम है, एक अपने कस्टमर से जो इनकम जनरेट किए वो, और दूसरी जिसमें कस्टमर का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो इनकम हम अपने कस्टमर से रिसीव करते हैं, या तो हमने उनको गुड्स बेचा होगा या फिर हमने उनको क्या दी होगी, सर्विसेज। तो इस समय मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ। लेकिन यदि आप मान लीजिए मोबाइल खरीदने जाते हैं, रिमोट कंट्रोल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, तो वो आपके लिए क्या है, दुकानदार के लिए क्या है, वो गुड्स है जो वो आपको बेच रहे हैं। तो यदि वो गुड्स बेच के पैसे ले रहे हैं वो भी बिजनेस की इनकम है, सर्विसेज को देके आपसे पैसे ले रहे हैं वो भी बिजनेस की इनकम है। लिख लिया सबने? देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है इनकम। एक कंपनी का नाम सपोज करते हैं एक्स लिमिटेड है, और उस एक्स लिमिटेड से पूछा गया भी आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आपको मिलती है। तो उन्होंने कहा जी हमारी इनकम दो होती है, एक ऑपरेटिंग इनकम और दूसरी कौन सी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो हम किससे अर्न करते हैं, अपने कस्टमर से। और कस्टमर को दो कैटेगरी में बांटा गया, या तो हमने उनको गुड्स बेचा होगा या फिर हमने उनको सर्विसेज रेंडर की होगी, प्रोवाइड की होगी। तो गुड्स को बेचने से जो इनकम मिलती है उसको कहते हैं सेल वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है जी। बिजनेस इनकम में क्या आ जाएगा, बैड डेट्स रिकवर, स्क्रैप वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये सारी के सारे जो एग्जांपल होते हैं वो किस में आते हैं, बिजनेस इनकम में। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब कोई भी ऐसी इनकम जिसका कनेक्शन हमारे कस्टमर से ना हो, मतलब कस्टमर से पैसे नहीं मिले आपको। डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, एसेट को बेचकर यदि प्रॉफिट मिल जाए आपको, ट्रांसफर फी रिसीव। अभी ट्रांसफर फी रिसीव का मतलब आपको पता ही है, वैसे फिर भी एक बार और बता देते हैं। ट्रांसफर फीस का मतलब है कि यदि आप कोई कंपनी है, एक्स लिमिटेड है, आपने अपने शेयर्स किसी को दिए हुए हैं, मान लीजिए एक्स लिमिटेड के शेयर्स ए ने खरीदे हुए हैं, एक्स लिमिटेड के शेयर्स किसने खरीदे हुए हैं, ए ने खरीदे हैं, और ए अब वो अपने शेयर्स किसको बेच रहा है, बी को। तो एक्स लिमिटेड की शेयर होल्डर की लिस्ट में किसका नाम था पहले, ए का होगा। लेकिन बी ने अब कंपनी से कहा कि भाई ए से शेयर्स मैंने खरीद लिए हैं, तो आप एक काम कीजिए, शेयर होल्डर की लिस्ट में से आप ए का नाम हटा के किसका नाम लिखिए, मेरा नाम लिखिए। तो कंपनी कहती है ठीक है जी हम कर देंगे ऐसे, लेकिन इसके लिए कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। कौन चार्जेस पे करेगा, बी करेगा। किसको, एक्स लिमिटेड को। क्यों पे करेगा, ताकि एक्स लिमिटेड शेयर होल्डर की लिस्ट में से, जो शेयर होल्डर की लिस्ट है उस लिस्ट में किसका नाम लिखा हुआ है, ए का। और ए के आगे मान लीजिए 500 शेयर्स हैं, और 500 शेयर्स ए ने किसको बेच दिए, बी। तो ए का नाम मुझे यहां से हटाना है और किसका नाम लिखना है, बी का। एक तरीका तो क्या है, मैं एक्स लिमिटेड की वेबसाइट पे जाऊं, वहां से प्रिंट आउट निकाल लूं शेयर होल्डर की लिस्ट का, और प्रिंट आउट निकाल के जो हार्ड कॉपी मेरे पास होगी उसमें ए का नाम हटा के किसका लिख दूंगा, बी का। हो गया चेंज? नहीं। चेंज कैसे होगा, जब एक्स लिमिटेड के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो शेयर होल्डर की लिस्ट तैयार की गई थी वहां पर क्या हो, चेंज। तो उसके लिए एक्स लिमिटेड क्या कहते हैं, आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, जो भी उनके चार्जेस होंगे वो अमाउंट आपको पे करने पड़ेंगे। कौन पे करेगा, बी। किसको, एक्स लिमिटेड को। तो एक्स लिमिटेड के लिए तो इनकम हो गई ना, 1000 2000 जो भी अमाउंट मिल रहा है उनको, कौन सी फीस हो गई, ट्रांसफर फी रिसीव। तो जब एक शेयर होल्डर के नाम के शेयर दूसरे शेयर होल्डर के नाम पे ट्रांसफर करने के चार्जेस कोई कंपनी लेती है, तो वो कंपनी के लिए कौन सी इनकम बन जाती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नोट कर लीजिएगा, फोटो खींच लो, बाद में आराम से घर पे लिख लेना, समझ में तो तुम्हें सारा आ ही गया, ठीक है ना।
तो कितने तरीके की इनकम होगी आपकी? दो, एक बिजनेस इनकम जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम, और दूसरी नॉन बिजनेस इनकम जिसको कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कंपनी अपने इनकम स्टेटमेंट में कौन सी इनकम दिखाएगी? दोनों या कोई एक? दोनों, क्योंकि हम अकाउंट किसके चेक करें? एक्स लिमिटेड के। तो एक्स लिमिटेड को जो अपनी इनकम बतानी है वो कौन सी बतानी है? ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग। और नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे इनकम दो पार्ट में होती है वैसे ही एक्सपेंसेस भी एक्स लिमिटेड के कितने पार्ट में? दो। एक वो खर्चे जो हमने किसके लिए इनकर किए हैं? कस्टमर के लिए। यदि खर्चे मैंने कस्टमर के लिए इनकर किए तो पैसे भी मैं किससे लूंगा? कस्टमर से। और जो खर्चे मैंने कस्टमर से नहीं ले सकता क्योंकि वो खर्चे मैंने कस्टमर के लिए किए ही नहीं है, उसका सीधा सीधा बेनिफिट किसको नहीं मिल रहा? ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा किसको? कस्टमर को। अब मैंने कोई असेट खरीदनी है, उसके लिए पैसा नहीं है, मैंने लोन ले लिया, तो लोन पे मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का बेनिफिट किसको नहीं मिल रहा? कस्टमर को। तो इंटरेस्ट के पैसे कस्टमर मुझे देगा नहीं। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट मैंने खरीदी है उससे मैंने गुड्स बनाया, गुड्स बना के किसको दिया? कस्टमर को। तो कस्टमर को क्या लगता है? गुड्स बनाने के लिए फिक्स्ड एसेट का होना जरूरी है, तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट डेप्रिसिएशन की फॉर्म में मैं कस्टमर से एज एन एक्सपेंस चार्ज कर सकता हूं। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा है, लेकिन इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा नहीं है तो दोनों ही खर्चे कंपनी की जेब से। तो फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए भी पैसे जाएंगे और इंटरेस्ट भी जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट के पैसे मैं किससे नहीं ले सकता? कस्टमर से। बट डेप्रिसिएशन के नाम से फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में हर साल धीरे धीरे क्या कर सकता हूं? कस्टमर से चार्ज कर सकता हूं। बस समझ में आ गई? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस चार्ज टू कस्टमर में। पहला एक्सपेंस है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस। यदि कोई शॉर्ट में आपसे पूछे तो यहां पे आप क्या लिखोगे? ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस। ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस का मतलब जितने भी खर्चे एक कंपनी ने बिजनेस एक्टिविटीज के लिए किए हैं उन सभी खर्चों को हम कहते हैं ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट। परचेजेस, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कैरेज एंड वर्ड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन 6 आइटम की एडजस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और दोनों के सम को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। एग्जाम में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट को सेम मान के बैठ जाते हैं, गलत हो जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है? यदि आपसे कोई पूछे जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ऑल्टरनेटिव नाम बताइए, तो आप यहां पे क्या कहोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपका तो सर हम तो ओवरहेड कहते थे, कौन से में? कॉस्ट अकाउंटिंग में। और रेशो, फाइनेंशियल वैल्यूज हमें कहां से लेना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कौन सी अकाउंटिंग की बात चल रही है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जब आप एफएम की बात करते हैं तो कॉस्टिंग को घर छोड़ के आते हैं, सारा का सारा हम काम किसके बेस पे करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे। तो यहां पे जो बात चल रही है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से, ना कि कॉस्ट। क्योंकि यदि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करता तो फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी तो क्या इनडायरेक्ट है, ठीक है रे? तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से क्या डायरेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाते टाइम क्या समझाया गया था? अप टू फैक्ट्री ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्ट, बियॉन्ड फैक्ट्री ऑल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। सिंपल भाषा में क्या बोलो उसको? कि फैक्ट्री में कोई भी खर्चा करो सब क्या है? डायरेक्ट है। और फैक्ट्री के बाहर गुड्स बनने के बाद जो भी खर्चा करोगे बिजनेस के लिए वो सारे क्या है? इनडायरेक्ट। कॉस्ट अकाउंटेंट को क्या समझाया गया भाई? कोई भी खर्चा एक यूनिट बनाने के लिए इजीली कैलकुलेट हो सकता है, डायरेक्ट है। इजीली कैलकुलेट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट है। और आसान भाषा में उसको क्या बोला? कि कोई भी खर्चा ग्रुप के लिए कर रहे हो इनडायरेक्ट है, और सिंगल यूनिट के लिए करते हो तो डायरेक्ट है। तो फैक्ट्री का रेंट कैसे एक यूनिट को बनाने के लिए दिया जाता है, ग्रुप के लिए दिया जाता है ऑल यूनिट्स, इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट उनको क्या मानते हैं? फैक्ट्री को इनडायरेक्ट। लेकिन चार्टेड को क्या समझाया गया था? कि फैक्ट्री का खर्चा आपके लिए कौन सा है? डायरेक्ट, क्योंकि कौन सी कॉस्ट है? अप टू फैक्ट्री। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में कई जगह ऐसे हैं जहां पे डिस्प्यूट आता है, और डिस्प्यूट इसलिए आता है क्योंकि समझाने का तरीका क्या अलग अलग। तो इस समय हम जो रेशो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हमें किसके हिसाब से काम करना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनकम स्टेटमेंट भी और बैलेंस शीट भी। तो रेशो एनालिसिस हम किसकी कर रहे हैं? फाइनेंशियल वैल्यूज की। बात समझ में आ गई? तो रूल भी हमें किसके फॉलो करने हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। तो बहुत सारे बच्चों को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ पढ़ के दिमाग में सिर्फ क्या रहता है? हर जगह कॉस्टिंग अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं है। तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका मतलब है फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
COGS का यहाँ पे मतलब क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, यदि आपसे कोई पूछे तो फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं इसको, बट आप फिर कहोगे सर हमें तो कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी जोड़ते हैं। किसकी बात कर रहे थे? कॉस्टिंग में। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल में COGS का फुल फॉर्म क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बोलना चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लेकिन हम बोलते हैं सिर्फ क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बात समझ में आ गई थी? नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे जो हमने इनकर तो किए हैं, हम का मतलब कंपनी, नॉट बिजनेस। किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी। कंपनी और बिजनेस में फर्क है या एक ही है? फर्क है। ये रिमोट कंट्रोल बनाकर जिन कस्टमर को मैं दे रहा हूं, उनसे जो पैसे ले रहा हूं वो बिजनेस इनकम है, और इस रिमोट कंट्रोल को बनाकर बेचने में जो खर्चे लगे वो बिजनेस एक्सपेंस है। तो बिजनेस इनकम और बिजनेस एक्सपेंस अलग चीज है। कंपनी जिसका काम क्या है? रिमोट कंट्रोल को बनाकर बेचना भी है और साथ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी इनकर करने। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या हो गया? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर करना, फंड्स रेज करने के लिए अंडरराइटर को कमीशन देना, ताकि हमारे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई पंगा ना पड़े, पब्लिक इशू कैंसिल ना हो जाए, कल को 90% पैसे नहीं आए पब्लिक इशू में तो हमारा नाम खराब होगा। तो उससे बचाने के लिए हमने अंडरराइटर को अपॉइंट कर रखा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोग क्या कर रहे हैं? फंड्स को रेज करने में हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट चार्ज, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इंटेंजिबल एसेट्स, रिटर्न ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस, पेनल्टी, फाइन, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं किसके? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? तो सबसे पहले आपको बस ये ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉट इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और वी कैन से ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हायर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ड्यू टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बराबर नहीं होता, बल्कि ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके इक्वल होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको लिखना चाहिए अब, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऐसी स्टेटमेंट जिससे हम बिजनेस की इनकम प्लस अदर इनकम, बिजनेस के एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, बिजनेस को हम क्या बता सकें, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बता सकें कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। तो यदि किसी कंपनी की, जैसे अभी तक हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्स लिमिटेड की। तो एक्स लिमिटेड की जो इनकम है, मान लीजिए 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी है, सपोज करते हैं 1 लाख रुपए, उसमें से उनका COGS मान लीजिए 60,000 रुपये, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा? 40,000। ऑफिस एक्सपेंसेस मान लीजिए 5,000 है, और ये आपके पास में 6,000 है, तो कितना लिखें? 29। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास है 9,000, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपके पास है 10,000, 30 आ गया, हो गया। टैक्स मान लीजिए क्वेश्चन में 30% है, 9,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहेगा? 21। अब आप सोचोगे सर हमने तो इनकम स्टेटमेंट कंपनी के केस में अलग पड़ी थी, वहां पे तो फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट में स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं? इनकम फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, दैट इज टोटल इनकम, उसमें से 6-7 आइटम माइनस कर दें। ठीक है जी। परचेज हो गया आपके पास में, फिर आपके पास में चेंजेज इन स्टॉक आ गया, एम्प्लॉइज एंड वेजेस का जो भी पॉइंट आता है वो लिखते हो, फिर आप क्या लिखते हो? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हो। वो जो फॉर्मेट है वो किसका है? जब एक कंपनी अपने अकाउंट्स किसको डिस्क्लोज करती है? पब्लिक को। ठीक है ना? जब एक कंपनी अपने अकाउंट्स पब्लिक को डिस्क्लोज करती है तो उनका फॉर्मेट प्रेस्क्राइब कर रखा है कंपनी एक्ट में, वो फॉलो करना है। किसको देने के लिए? पब्लिक को। हम बात कर रहे हैं किसकी? रेशो चैप्टर की। यहां पे हमें क्या करना है? एनालिसिस। एनालिसिस करते टाइम हमें कौन कौन से प्रॉफिट चाहिए? एक चाहिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट। यदि क्वेश्चन में आपसे कहा जाए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बताओ, तो वो इनकम स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट में, मतलब जो इनकम स्टेटमेंट कंपनी अपने पब्लिक को प्रेजेंट करती है कंपनी एक्ट के हिसाब से, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कहीं दिखता है आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखता है कहीं? सीधा सिर्फ क्या दिखता है? नेट प्रॉफिट दिखता है। तो उसका मतलब मेरे जो पर्पज हैं वो तो सॉल्व भी नहीं हो रहा उससे इनकम स्टेटमेंट से। तो पहला पॉइंट है कि रेशो चैप्टर के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट जो बनाते हैं वो कौन सी बनाते हैं? ये फॉर्मेट आपके सामने है, इसको फॉलो करना है आपने। ठीक है। यदि हमें वो फॉर्मेट क्वेश्चन में दे रखा है तो उस फॉर्मेट से चीजें ढूंढ ढूंढ के हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट
करनी है ताकि हमें क्या मिल सके, ग्रॉस प्रॉफिट मिल सके, क्या मिल सके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल सके, क्या मिल सके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और लास्ट में क्या मिले, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपने एक नाम सुना होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नाम सुना है कभी? क्या मतलब होता है इसका? बोलो, सुना तो है, फिर मतलब भी पता होगा। हाँ जी, नाम से ही पता चल रहा है इंटरेस्ट कवरेज, मतलब जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं उससे क्या आप अपना इंटरेस्ट पे करने की हालत में हैं या नहीं। तो इंटरेस्ट किस में से दिया जाता है? प्रॉफिट में से। कौन से प्रॉफिट में से? किस में से दिया जाता है इंटरेस्ट? तो आप याद करो, EBIT में से क्या माइनस करते हो? EBIT का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसका ऑल्टरनेटिव नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालने के लिए कौन से प्रॉफिट की जरूरत है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन इंटरेस्ट। और इसकी जो आइडियल रेशो होती है वो होती है 2 टाइम्स। कितनी होती है? मतलब कम से कम ये रेशो कितनी होनी चाहिए? 2। यदि मुझे किसी को 1 रुपए का इंटरेस्ट देना है तो मेरे पास प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 2, ताकि 2 रुपए में से 1 रुपए इंटरेस्ट देने के बाद अभी भी मेरे पास प्रॉफिट बचना चाहिए। बस समझ में आ रही? तो जरूरी नहीं है कि जो इनकम स्टेटमेंट कंपनी पब्लिक को डिस्क्लोज करती है, देती है, प्रेजेंट करती है, उससे हमारे सारे पर्पस पूरे हो जाए। हमारा कोई भी पर्पस उससे पूरा हो ही नहीं रहा जो हमें चाहिए। अब जीपी रेशो चाहिए, मिल ही नहीं पा रहा वहां पे। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो चाहिए, नहीं मिल पा रहा। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो चाहिए, नहीं मिल पा रहा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो चाहिए, नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी इनकम स्टेटमेंट जो कंपनी लोगों को बता रही है उससे हमारे पर्पस तो पूरे हो नहीं रहे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, उस इनकम स्टेटमेंट को हम इस वाले फॉर्मेट में क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो जो पर्पस हमें पूरे करने होते हैं वो हम यहाँ से पूरे कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है, जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा, आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो आपको इस फॉर्मेट को यूज करना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। हमारे लिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स। हाँ, ये प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे और प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद में इनकी जब जॉब लगी तो जॉब लगने से इनको मंथली क्या मिलने लगेगी? सैलरी। मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना सैलरी मिलने लगी। एक्सपीरियंस भी था, नॉलेज भी थी और डिग्री साथ में थी। तो पर मंथ इनकी सैलरी कितनी हो गई? 1 लाख। बट इनके फादर ने, मिस्टर एक्स के फादर ने बहुत पैसा कमा रखा था और उसमें से कुछ मकान, 2 मकान उन्होंने किसके नाम पे कर रखे हैं? एक्स के नाम पे। और एक्स ने समझदारी से क्या किया? उनको खाली नहीं रखा, उनको किराए पे चढ़ा दिया। किसने? एक्स ने। तो अब उसे वहां से क्या मिलने लगेगा? रेंट भी रिसीव होगा। मान लीजिए 1 मकान से रेंट मिलता है 20,000 रुपये महीना, 2 मकान से कितना हो गया? सेम मकान है, कितना रेंट आ गया? 40 आ गया। ऐसे में उसकी टोटल इनकम कितनी होगी? 1,40,000। ठीक है जी। ऐसे मान लीजिए हो सकता है मकान 3-4 हो, ज्यादा मकान भी हो सकते हैं। मैंने तो अभी 2 का एग्जांपल लिया। सपोज करते हैं 2 मिनट के लिए इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मकान का जो रेंट है वो उनके पास आ रहा है 2 लाख रुपए महीना। कितना आ रहा है उनके पास में? 2 लाख रुपए महीना। तो अब यहाँ पे उसकी टोटल कमाई कितनी होगी? टोटल कमाई कितनी होगी? 3 लाख रुपए होगी टोटल इनकम। तो सैलरी इनकम है, उसकी ऑपरेटिंग इनकम है, उसकी मेहनत की इनकम है। और जो रेंट है उसमें उसने कुछ मेहनत थोड़ी की, मकान किराए पे चढ़ा दिया। किराया कौन दे रहा है? टेनेंट पे कर रहे हैं। मान लीजिए कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रखी है, उसका किराया क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। कितने लाख रुपए आ गए? 2 लाख रुपए। अब ऐसे में मिस्टर एक्स के लिए, क्योंकि भैया मान लीजिए इसकी जो एज है अब हो गई 26 साल, तो ऑफर आने लगे इसके लिए, रिश्ते आने लगे। जब लड़का पढ़ा लिखा भी हो, अच्छा पैसा भी कमाए, तो हर लड़की वाले चाहते हैं कि इस लड़के से हमारी लड़की की शादी हो जाए। अब जो लड़की वाले आए उन्होंने मिस्टर एक्स से पूछा, भाई कितना कमाते हो? ठीक है जी। मिस्टर एक्स से क्या पूछा कि आपकी अर्निंग कितनी है? अब उसने सीधा सीधा कह दिया जी सैलरी में कितना कमाता हूं? 1 लाख।
ठीक है जी। ऐसे में जिस लड़की से बात चलनी थी वो भी जॉब करती है, उसकी सैलरी मान लीजिए 1,20,000 रुपये महीने की। अब लड़की वाले क्या सोचें, यार हमारी लड़की तो लड़के वाले से क्या कमाते हैं ज़्यादा, ये 1 लाख कमाता है, 1,20,000 तो हमारी लड़की कमा लेती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रिश्ता पक्का हो भी सकता और नहीं भी। 99% लोग क्या कहते हैं, यार लड़के की इनकम क्यों नहीं चाहिए ज़्यादा, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। और जेड की इनकम यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है एक्स से, तो लड़की वालों ने रिश्ता क्या कर दिया, तोड़ दिया, मतलब हुआ ही नहीं, कैंसिल ही हो गया एक तरीके से, इस बात पे कि भाई 20,000 रुपये लड़का क्या कमाता है, कम कमाता है। लोग पूछेंगे भाई रिश्तेदारों में लड़के की सैलरी कितनी है, कमाता कितना है, 1 लाख रुपये, और लड़की कितना कमाती है, ये तो चलो मैंने छोटा अमाउंट लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपये, और ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो गलती यहाँ पे मिस्टर एक्स से क्या हो गई, उसने अपनी मेहनत वाली इनकम बता दी, ऑपरेटिंग इनकम बता दी कितनी, 1 लाख। उसने ये नहीं बताया कि घर बैठे बैठे यदि मैं सोता भी रहूं तो भी मेरे पास कितने रुपए और आते हैं, 2 लाख। कोई काम ना करूं तो भी 2 लाख रुपए तो और आते हैं हर महीने, तो मेरे पास तो वैल्यू कितनी है। तो यदि 3 लाख रुपए को हम कंपेयर करते 1.5 लाख तो रिश्ता 100% पक्का था, पर यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो मैं ये आपको एग्जांपल क्या देना चाहता हूँ समझाने के लिए, एक्स लिमिटेड कभी भी अपनी ऑपरेटिंग इनकम पब्लिक को शो नहीं करती। कौन सी इनकम शो करती है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब टोटल इनकम, ऑल बिजनेस इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी प्लस करते हैं, ताकि कोई भी पर्सन, जिस तरीके से लड़की वालों का डिसीजन गलत हो गया, 1 लाख को देख के उन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया, उसी तरीके से कंपनी जिसमें हमें पैसा इन्वेस्ट करना था एक्स लिमिटेड, हम खाली उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख के हमें क्या लगता है, यार उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पैसा मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या बिजनेस में कर रहा हूँ, पहले एक बात बताइए, शेयर्स में किसके खरीद रहा हूँ, बिजनेस के या कंपनी के, कंपनी के। तो डिसीजन मेकिंग मुझे किसके प्रॉफिट को देख के करनी है, कंपनी को। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर जो अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के नहीं बनाते, कंपनी के बनाते हैं, और कंपनी की जहां जहां से कमाई होगी वो सारी कमाई आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। कोई दिक्कत इसमें, नोट करना है किसी ने कुछ इसमें, हाँ जी, हाँ जी, सारी स्लाइड दिखाते हैं आपको, जो फोटो खींचना चाहे फोटो खींचे शुरू से अब तक में। ठीक है, यहां से मैंने शुरू किया स्लाइड नंबर 1। ठीक है जी, यदि कोई बच्चा लेट हो गया, नहीं लिख पाया या मन नहीं कर रहा लिखने का, तो फोटो खींचें, घर जाकर आराम से सुनहरे अक्षरों में लिखें। ठीक है जी, लिख लिया भाई सबने, मतलब लिखने का मतलब फोटो खींच लिया, इतनी जल्दी तो नहीं लिख पाएंगे आप। सेकेंड स्लाइड, इनकम 2 कैटेगरी में बांट दी जाती है, बिजनेस और नॉन बिजनेस। कोई दिक्कत, हाँ जी। एक्सपेंसेस की यदि हम बात करें तो 2 एक्सपेंसेस हैं, वो खर्चे जो हमने कस्टमर के लिए इनकर किए ऑपरेटिंग, और जो खर्चे हमने कस्टमर के लिए इनकर नहीं किए वो कौन से हो गए, नॉन ऑपरेटिंग। तो जब भी एक क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का आएगा, आपको इनकम स्टेटमेंट कौन से फॉर्मेट की बनानी चाहिए, ये फॉर्मेट की, जिसमें सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑफिस एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इन दोनों का कंबाइंड नेम क्या है, इनको क्या कह सकते हैं हम, ऑपरेटिंग, और कोई नाम, या आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं। लिख लिया भाई सबने। अब यदि मुझे जीपी रेशो निकालनी है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगा, नेट सेल भी कहां से मिल जाएगी, इनकम स्टेटमेंट। तो दोनों वैल्यूज हमें कहां से मिल रही है, इनकम स्टेटमेंट से। तो इनकम स्टेटमेंट रेशियोज हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है, कौन सी रेशियो निकालनी है, ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में कोई डिफरेंस होता है या सेम होता है, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितने बच्चों को लगता है, स्टूडेंट को लगता है सेम होता है? हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो
में हम यहां पे पता लगाना चाहते हैं कि जो सेल हमने कस्टमर को की है उस सेल से हमने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है जी। और ऑपरेटिंग रेशियो क्या बताता है कि जो सेल आपने की है, जो गुड्स कस्टमर को बेचा है, उस गुड्स को बेचने में आपका बनाने से लेकर बेचने तक का टोटल खर्चा कितना है, मतलब कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। तो ऑपरेटिंग रेशियो यदि क्वेश्चन में लिखा है इसका ना एक्सपेंस निकालना है, क्या निकालना है, एक्सपेंस रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस रेशियो। यदि किसी क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट एक्सपेंस रेशियो, मतलब कौन सी रेशियो निकालनी है आपको, ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब कि ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। अब इस क्वेश्चन में यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी है, तो आप क्या जवाब दोगे। तो आप कहोगे सर 29,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और सेल कितनी है 1 लाख, प्रॉफिट कितना है 29%। और यदि कोई मुझसे पूछे जी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन है, ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस। तो ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस में मेरे खर्चे कितने हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे कितना दिखाई दे रहा है 60,000, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं 5,000, और सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं 6,000। तीनों को प्लस करो, 60 + 5 + 6 71,000। तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई 71,000, मतलब 1 लाख रुपए कस्टमर से लेने के लिए मैंने कस्टमर पे कितने रुपए खर्च किए 71,000। तो आउट ऑफ 1 लाख रुपीज 71,000 मैंने कॉस्ट इनकर किया टोटल, बनाने से लेके बेचने तक। तो मेरा खर्चा मेरी सेल का कितने % है 71%। इसको ना यदि मुझसे कोई पूछे जी आप कितना खर्चा कस्टमर पे करते हो, तो मैंने कहा जो पैसा मैं कस्टमर से लेता हूं उस पैसे का 71% खर्चा मैं किस पे कर रहा हूं, कस्टमर के ऊपर। तो बचा कितना रहूं 29%। तो यदि 71% मैंने एक्सपेंस कर दिया तो मैंने बचाया कितना है 29%। इन दोनों का सम कितना है 100%। तो आज मैं समझाना क्या चाहता था आपको कि इन दोनों रेशियो का जो सम होता है वो कितना होता है 100%। काम की बात ये थी, मतलब आप कह सकते हैं 100% इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। हाँ जी, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को हम कहते हैं 100%। यदि कोई एक रेशियो एग्जाम में दे रखी हो और आपको दूसरी निकालनी हो तो टेंशन नहीं लेनी, 100% से क्या कर दो माइनस। यदि वो कहते हैं आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 35% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इसको ना 35% बचा रहे हो, तो खर्चा कितना क्या होगा 65%, 65%। तो जो भी आपकी सेल होगी उसका 65% क्या होगा आपकी टोटल कॉस्ट होगी गुड्स की बनाकर बेचने की। और उसमें से यदि मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दूं तो बैलेंसिंग फिगर क्या देगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा होगा तो माइनस करके ऑपरेटिंग कॉस्ट में से क्या आ जाएगा ऑफिस प्लस सेलिंग। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें। हाँ जी, आज का पहला एग्जांपल जिसमें आपको बनाना है इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं और फोटो खींचना चाहे तो फोटो खींच सकते हैं। फोटो का मतलब ये नहीं है कि फोटो में रह जाए मोबाइल में, घर जाके इसको फिर भैया लिख लेना। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है सेल, परचेजेज दे रखी है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। तो जो मैंने गुड्स खरीदा है 6,60,000 का, उसमें से 40,000 का सामान मैंने कस्टमर को मतलब सप्लायर को क्या कर दिया वापस कर दिया। तो 6,60,000 में से यदि सप्लायर को मैंने 40 का सामान वापस कर दिया तो मेरे पास बचेगा कितना 620 का। वेजेस, फैक्ट्री, कैरेज इनवर्ड यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओपनिंग स्टॉक प्लस 30 है। इसका ना क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 30,000 रुपये क्या ज्यादा। यदि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 30,000 रुपये ज्यादा है और क्लोजिंग स्टॉक मुझे क्वेश्चन में 1,60,000 दे रखा है तो ओपनिंग कितना होगा। यदि क्लोजिंग की वैल्यू ओपनिंग से 30,000 एक्सेस से ज्यादा है और क्लोजिंग की वैल्यू 1,60,000 दे रखी है तो ओपनिंग कितना होगा 1,30,000 या 1,90,000 1,30,000, क्योंकि क्लोजिंग को मैं यहां पे लिखूंगा 1,60 और ओपनिंग निकालने के लिए 1,60 में से 30 क्या कर दो माइनस, तो कितना देगा 1,30 आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी प्रॉफिट आप कमाएंगे बिफोर टैक्स उसका कितने % है 30%। ऑफिस एक्सपेंस दे रखा और कौन सा दे रखा है सेलिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट चार्ज और क्या दे रखा है इंटरेस्ट पेड। लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, रेंट रिसीव, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है। आपको क्या करना है इनकम स्टेटमेंट बनानी है।
और इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉर्मेट कौन सा यूज होगा, ये आपके सामने लिखा होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एग्जाम्पल 1 के सॉल्यूशन में ये फॉर्मेट तैयार करना है। अब आप फटाफट से इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। कुछ तो लिखोगे। किसी ने क्वेश्चन की फोटो खींचनी है या लिखना है? लिखना है तो फटाफट से लिखिए पहले क्वेश्चन, और जो नहीं लिखना चाहते वो फोटो खींच के काम चलाएं।
लिख लो भाई सबने, चलिए लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है, और फॉर्मेट में सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 20 लाख रुपीज सेल वैल्यू है। अब क्वेश्चन में हमें चाहिए COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सबसे पहले लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या क्या चीज आएंगी आपके पास है, सबसे पहले नेट परचेजेस, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और आपके पास क्या रहेगा, कैरेज इनवर्ड। अच्छा यदि कैरेज आउटवर्ड होगा तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आएगा, नहीं, तब वो आएगा सेलिंग ओवरहेड में। किस में आएगा, सेलिंग में। तो बताइए नेट परचेजेस कितने, 620, वेजेस कितने, 320, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने, 150, कैरेज इनवर्ड है 10,000। हाँ जी, प्लस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना लिखेंगे, और माइनस क्लोजिंग। हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 1,60,000। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,60,000, और ओपनिंग कितना है, 130, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओपनिंग से 30,000 ज्यादा है। तो उसका क्लोजिंग में यदि मैं 30 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ओपनिंग आ जाएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर कर जो वैल्यू मिलेगी उसका नाम है COGS। कितना लिखूं, 10,70,000, 10,70,000। यानी नेक्स्ट वर्किंग नोट जिसमें आप लिख सकते हैं NOE, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब जो खर्चे बिजनेस के नहीं है, जैसे इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट लिखना है, पेड या चार्ज, बोलो भाई। यानी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, राइट ऑफ। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना है, 20,000, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपके पास है 15। तो 20 यहां पे लिखा, 15 यहां पे लिखा। अब मैं तो कंफ्यूज हो गया एग्जाम में, तो मुझे तो इंटरेस्ट चार्जेस भी दिखाई दे रहा है और इंटरेस्ट पेड भी दिखाई दे रहा है। तो 50,000 और 40,000 में डिफरेंस है क्या, पहले तो ये समझो। इंटरेस्ट चार्ज का मतलब क्या है कि मुझे टोटल इंटरेस्ट जो पे करना है वो कितना करना है, 50,000। यानी जब मैंने किसी से लोन लिया तो उस लोन पे मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मान लीजिए सपोज करते हैं 10% लोन, और लोन की वैल्यू है 50 लाख रुपए या 5 लाख ले लेते हैं, छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं। तो हमने किसी से लोन ले रखा है 5 लाख रुपए, कितने रेट पर, 10%। तो जब पूरा साल हम उसका पैसा यूज करेंगे तो वो पूरे साल के लिए इस 5 लाख पे 10% हमसे कितना इंटरेस्ट मांगेंगे, जिससे मैंने लोन लिया होगा वो मुझसे इंटरेस्ट का पैसा कितना मांगेगा, 5 लाख का 10%, 50,000 रुपये। ठीक है जी। लेकिन मैंने इस 50,000 रुपये में से केवल जो अभी इंटरेस्ट पे किया है वो 40,000 रुपये दिया। मैंने कहा ये 40,000 रुपये अभी पकड़ो, बाकी 2-3 दिन में देता हूँ, ठीक है ना। और बंदा मान गया जिससे मैंने लोन ले रखा है, वो कहता है 40 आ गए, 10 की बात है, 10 कल परसों में दे देगा। कल परसों का मतलब है कि मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। अब मान लो मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 दिसंबर को, और मैं उसको कह रहा हूं कि मैं आपके जो पैसे दूंगा 15 जनवरी 2023 को दूंगा, 15 दिन बाद दूंगा, बाकी के 10,000 रुपये। तो पहला पॉइंट ये है कि जब मैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के अपने फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा, तो उस फाइनल अकाउंट में जो मेरा P&L अकाउंट बनेगा वहां मुझे इंटरेस्ट कितना दिखाना है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ठीक है जी। मांगने वाला कितना इंटरेस्ट मांग रहे, 50,000 रुपये। हमने उसको अभी तक कितने दे दिए, 40,000। बाकी 10,000 के लिए क्या बोला कि आपको अगले 10-15 दिन में दे देंगे। उसने कहा फिर भी कोई डेट बता दो। मैंने कहा 15 तारीख तक दे दूंगा या उससे पहले पहले दे दूंगा, लेकिन आज नहीं दूंगा। आज को ना 31 दिसंबर को
नहीं दूंगा। अब पॉइंट ये आता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है क्या मेरे लिए, आप उसे क्या कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। एट द एंड देना था 50,000, दिया 40,000 है, कितने रुपए अभी भी देने बाकी हैं जो अभी तक आपने नहीं दिए, 10। जब आप P&L बनाते हैं, सबको याद होगा फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट कौन सा होता है, पेड, कितना, 40। लेकिन हम तो यहाँ पे जो अकाउंट्स बनाते हैं वो कैश बेसिस पे थोड़ी बनाते हैं, कैश बेसिस पे थोड़ी बनता हमारे अकाउंट, किस पे बनते हैं, एक्रूअल बेसिस पे बनते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब जो खर्चा हो गया वो भी खर्चा है, और जो ड्यू हो गया पे नहीं हुआ वो भी खर्चा है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000 रुपये, ये वो खर्चा जो हो तो गया लेकिन अभी तक इसके पैसे दिए नहीं। तो P&L अकाउंट में इंटरेस्ट के नाम से जो पैसा रिकॉर्ड होगा वो कितना होगा, 50,000 रुपये होगा। तो आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो 50,000 रुपये या 40,000 रुपये, इंटरेस्ट का खर्चा P&L के डेबिट साइड में जो आ रहा है वो 50,000 रुपये या 40 है, 50 है। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालेंगे तो इंटरेस्ट क्या लिखना आपको, चार्ज लिखना, और वो भी कितना, 50,000। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास में, 85। ठीक है इतना। तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। अब यदि कोई बच्चा इंटरेस्ट पेड लिखाएगा एग्जाम में तो फर्क तो सिर्फ 10,000 का, लेकिन काफी नंबरों का भी फर्क आ जाएगा, क्योंकि यदि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस गलत हो गया तो आपका नेट प्रॉफिट गलत हो जाएगा, नेट प्रॉफिट गलत है तो आपका टैक्स का अमाउंट गलत आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गलत हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर गलत हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी, डिविडेंड पर शेयर गलत आएगा। गलत के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे आप। ठीक है इतना। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो अकाउंट्स है वो कैश बेसिस पे नहीं बनते, किस पे बनते हैं, एक्चुअल। यदि मैं कैश बेसिस पे अपने अकाउंट बना रहा होता तो खर्चा कितना दिखाता है, 40। ठीक है ना। जैसे आप करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी वहां पे क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है, और वहां से आपको क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट। तो उस केस में आप क्या करते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है एक्रूअल बेसिस पे, और कैश जो आपका रिसीट एंड पेमेंट है वो किस पे बनता है, कैश पे। तो वहां पे जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट एंड पेमेंट पे जाते हैं तब आपको सारी चीजें कौन सी चाहिए होती है, एक्रूअल से कैश पे। तो 50,000 रुपये से 40 पे जाने के लिए 10 जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस का रखा था क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बात समझ में आ गई भाई सबको। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कौन सा है, तीसरा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कौन कौन सी इनकम है आपके पास में, एक तो आपके पास में है प्रॉफिट ऑन सेल, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। प्रॉफिट ऑन सेल, रेंट रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव। इन तीनों को यदि मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कितना कितना है, प्रॉफिट ऑन सेल है 30,000, रेंट रिसीव 40,000, इंटरेस्ट रिसीव 5,000, 30 45, 30,000, 40,000 एंड 5,000, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 75। अब पॉइंट यहां पर आता है कि ऑफिस एक्सपेंस कितने हैं, सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं, तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है। ऑफिस कितने हैं, 70, सेलिंग कितने हैं, 30। अलग अलग लिखना चाहते हो या इकट्ठा एक साथ लिखना चाहते हो, अलग अलग। इकट्ठा लिखना चाहते हो तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपके पास COGS कितना आ गया, 10,70,000। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं क्वेश्चन में, 70,000, और सेलिंग कितने हैं, 30, तो 70,000 30,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 85,000, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, 75,000। तो आपके पास में 9,30,000, 9,30,000 क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब 930 में सारी चीजें माइनस करो, कितनी आती है, तो चेक कर लेना कोई कैलकुलेशन गलत ना हो जाए भैया। यानी 8,20,000 का
मेरा नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स, जिसपे हमने प्रोविजन बनाना है टैक्स का कितने परसेंट, 30%। अब 8,20,000 का 30% कितना आएगा, 246, माइनस कर दो, बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 5,74,000। तो इस तरीके से आपको इनकम स्टेटमेंट तैयार करनी है रेशो चैप्टर के लिए। हर चैप्टर की अलग अलग इनकम स्टेटमेंट होती है। आपने याद होगा लीवरेज चैप्टर पढ़ते तो इनकम स्टेटमेंट अलग होती है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में इनकम स्टेटमेंट अलग। मतलब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपनी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा हो, जैसे वो हो जो हमारी रिक्वायरमेंट को क्या करे, पूरा करे। तो जो इनकम स्टेटमेंट कंपनी हमें देती है बनाकर, उससे सिर्फ नेट प्रॉफिट दिखाई देता है, सेल दिखाई देती है खाली, बाकी चीजें नहीं दिखती जो हमें चाहिए। तो सारे पॉइंट्स में पहला पॉइंट कौन सा था, सेल, जो क्वेश्चन में आपको दे रखी थी। सीओजीएस के लिए मैंने वर्किंग नोट बना लिया। तो जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से हमें अपना फॉर्मेट तैयार करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में एफएम में हर चैप्टर में लगभग फॉर्मेट क्या अलग अलग है। तो फॉर्मेट कैसे बनाना है, फॉर्मेट वैसे बनाना है जिससे जो चीज मुझे चाहिए वो उससे मिल जाए। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो रेशो निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान। यदि कोई पूछे जी जीपी रेशो बताओ तो मैं क्या कहूँगा, 9,30,000 डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100। यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना है तो 8,30,000 डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100। यदि नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई सेल इंटू 100। और यदि ऑपरेटिंग रेशो निकालना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई सेल इंटू 100 या 100% माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। और यदि मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल चुका हूं तो 100% में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो माइनस करके डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, ऑपरेटिंग रेशो। लिख लिया भाई सबने, कोई रहा तो नहीं क्या। वर्क नोट देखना किसी ने तो देख लो यहां। तो सीओजीएस निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, परचेजेस प्लस क्या लिखा, वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका कैसा रहेगा, सीओजीएस। इंटरेस्ट चार्ज लेना है या पेड लेना है, चार्ज लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट की जो कौन से बेसिस पे बन रहा है, एक्चुअल बेसिस पे। इसका ना जो पे कर दिया वो भी खर्चा है और जो ड्यू हो गया पे नहीं किया वो भी खर्चा है। हाँ जी, प्रॉफिट ऑन सेल कितना है, 30,000, रेंट रिसीव है 40, इंटरेस्ट रिसीव कितना है 5,000। आपके पास में एनओआई नॉन ऑपरेटिंग इनकम टोटल कितनी आ जाएगी 75 और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल कितना आ जाएगा 85। कोई दिक्कत है इसमें, सबको समझ में आ गया पॉइंट, नोट करना है किसी ने कुछ। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट में कुछ लिखना रह गया किसी का तो देख लो। हो गया सबका, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें फिर से आपको क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट। हाँ जी, इसमें लिखा है फैक्ट्री का खर्चा वेजेस का 30% है, ऑफिस का खर्चा फैक्ट्री एक्सपेंस का 20% है, सेलिंग एक्सपेंसिव परचेजेस का 10% है, सेल 10 लाख रुपए, एनओआई ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 30% है, एनओई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 10% है और टैक्स रेट कितना है 20%। इसका ना यदि मुझे एनओआई निकालना है
नॉन ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा उसका 30%। NOE नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है तो वो 10% है किसका, COGS का, तो COGS ढूंढ के लाना पड़ेगा। क्वेश्चन में इस बार क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 50,000 और साथ में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन स्टॉक। अब ये इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक की वैल्यू का बढ़ना, स्टॉक की वैल्यू का बढ़ना। पहले कौन सा स्टॉक आता है भाई समझने के लिए, ओपनिंग स्टॉक, और फिर कौन सा आएगा, क्लोजिंग। भाई जिस साल मैं अपने अकाउंट्स बनाऊंगा तो 1 तारीख से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर में 1 जनवरी को जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग है और 31 दिसंबर को क्या होगा, क्लोजिंग। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में जो पीरियड होता है उसे कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड, और 1 तारीख को स्टॉक हो गया ओपनिंग, 31 को हो गया क्लोजिंग। अब ये कहते हैं कि आपका जो स्टॉक है वो 20,000 रुपये इंक्रीज हो गया, मतलब जितना ओपनिंग था उसमें यदि मैं 20,000 रुपये जोड़ दूं तो कौन सा स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा। ये कहने का मतलब है इंक्रीज इन स्टॉक का, स्टॉक की वैल्यू 20,000 रुपये बढ़ गई, किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की, किससे, ओपनिंग से। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां पे आप बात करें, यदि मुझे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक निकालना है तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक में से 20,000 रुपये क्या करने होंगे, माइनस करने पड़ेंगे। क्लोजिंग कितना है, 50,000, उसमें से 20 माइनस किए कितना आएगा, 30,000। ठीक है इतना। तो इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब है स्टॉक की वैल्यू 20,000 रुपये क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे और उन वर्किंग नोट की मदद से हमें पता चलेगा हमारा COGS कितना है। नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नोट करने के बाद जो बच्चे अपने आप करना चाहते हैं सॉल्यूशन कर सकते हैं, मेरा इंतजार ना करें। हाँ जी, नोट कर लिया सबने, नहीं किया तो घबराओ मत भैया, बोल दो नहीं किया, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो नेट परचेजेज आपके पास है 4 लाख। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जो मैं नहीं दे रखी थी हमने निकाल ली कितनी, 30,000। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था कि इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है। तो ओपनिंग प्लस 20,000 इक्वल टू क्लोजिंग। तो ओपनिंग निकालने के लिए क्लोजिंग में से 20 क्या कर दो, माइनस। यदि क्लोजिंग 50 है और माइनस 20 कर दें तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 30,000, 30,000। चलिए, इतना सबको समझने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक वर्किंग नोट बनाना चाहिए। वर्किंग नोट का नाम तो आपको समझ ही आ गया होगा, COGS। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेट परचेजेस जो हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 4 लाख रुपए। वेजेस 2 लाख रुपीज आपने बोला। फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वेजेस का 30%। वेजेस कितनी अपनी 2 लाख, इसका 30%। हाँ जी, 2 लाख का यदि मैं 30% करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 60,000।
प्लस ओपनिंग स्टॉक जो मैंने अभी निकाला था आपके सामने, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 माइनस 20,000 करके 30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50। और कुछ है? तो सी और जीएस की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं? हाँ जी 640। अब क्वेश्चन में इन्होंने ऑफिस एक्सपेंसेस किसके इक्वल बोला है? हाँ जी, ऑफिस एक्सपेंसेस किसके इक्वल है? फैक्ट्री एक्सपेंस का 20%, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का 20%। अब फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है? 60,000 का 20%, कितना लिखूं? 12,000। और सेलिंग एक्सपेंसेस कितना भी? हाँ, जो भी आपकी नेट परचेजेज है उस नेट परचेजेस का कितने परसेंट है? 10%। तो 4 लाख रुपए की परचेजेज है और उसका 10% आप कितना लिखेंगे? 40,000। चलिए सर, हाँ जी कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, और भी कुछ पूछा था आपसे? NOE नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो तो मैं इनकम स्टेटमेंट जब बनाऊंगा वहीं पे देख के लिख दूंगा, क्योंकि COGS तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है कितना? 6 लाख। चलिए, तो अगला काम आपका क्या है? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है और उस फॉर्मेट में जो जो वैल्यू लिखनी है वो सारी वैल्यू आप लिखिए फटाफट से। लिख लिया भाई सबने? तो सेल कितनी है आपके पास में? 10 लाख रुपए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सेल वैल्यू 10 लाख रुपीस और COGS 6,40,000 रुपये। तो आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3,60,000। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने? ऑफिस एक्सपेंसेस 12,000। सेलिंग 40,000। तो आपने माइनस किया तो कितना आएगा? 3,08,000। अब क्वेश्चन में लिखा था कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं? यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास में है 10% ऑफ COGS। COGS कितना है? 10% कितना लिखना है? 64। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 30% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 3,08,000 और इसका 30% कितना लिखूं? 92,400। तो कितना लिखें? 336,400। और 336,400 जो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका टैक्स का रेट 30% है, 20% है। तो 20% लिख दो। कितना लिखें? 67,280। हम माइनस कर देते हैं 269120। यानी कोई दिक्कत इसमें? तो कोई भी हमें फॉर्मेट दे रखा हो क्वेश्चन में, कैसी भी कैलकुलेशन दे रखी हो, हमें सबसे पहले क्या करना है? इनकम स्टेटमेंट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है।
ताकि जो भी रेशो निकालने के लिए जिस प्रॉफिट की चीज इनकम स्टेटमेंट से चाहिए वहीं पे हमें आराम से मिल जाए। कोई दिक्कत इसमें? सब क्लियर? हाँ, ये सारे पॉइंट्स लिख लिया अभी सबने? कोई रह तो नहीं गया? देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, नेट सेल और क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये तीन चीजें आपको कंप्यूट करनी है। और इस एग्जाम्पल की खासियत है कि बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो देखना पड़ेगा भाई आप में से कितने लोग सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना? हाँ जी, COGS, नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट। अब COGS तो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। सेल आपको दे रखी है 15 लाख रुपए और उसमें से रिटर्न कितनी है 15,000। तो 15 लाख में से 15,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 14,85,000। तो सेकंड पॉइंट तो आसानी से हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है? नेट सेल में से COGS माइनस करना है। तो इस एग्जाम्पल में मेन कैलकुलेशन किसकी है? COGS की। जिसका COGS सही आएगा उसका ग्रॉस प्रॉफिट भी ठीक आएगा। तो नेट सेल में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल माइनस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब जो सामान बेचा था वो वापस आ गया, इनवर्ड का मतलब वापस आना, आउटवर्ड का मतलब जाना। तो जो सामान बिका वो वापस आ गया, सेल रिटर्न हो गया। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब जो खरीदा वो आपने वापस कर दिया। तो खरीदा हुआ सामान वापस करने को कहते हैं परचेज रिटर्न। हाँ जी, परचेजेज आपके पास है कैश 4 लाख, क्रेडिट कितनी है 5 लाख, टोटल परचेजेज हो गई 9 लाख। वेजेस कितनी है 2 लाख, कैरेज इनवर्ड कितना है 10,000, रिटर्न आउटवर्ड कितनी है 12,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस COGS का कितना है 10%। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 50,000 रुपये ज्यादा है किससे? ओपनिंग स्टॉक से। मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 50,000 रुपये ज्यादा का मतलब ओपनिंग प्लस 50,000 इक्वल टू क्या? क्लोजिंग। ये मतलब है इस लाइन का। और सेल वैल्यू कितनी है आपकी 15 लाख रुपए। अब सारी चीजें फटाफट से नोट कीजिए और मुझे जल्दी से पहला आंसर कौन सा दीजिए? COGS।
ठीक है भाई, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, COGS। तो COGS निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे COGS इक्वल टू नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस। और कोई चीज़ है क्वेश्चन में, प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा फॉर्मूला होता है COGS निकालने का। अब हमें क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा, नेट परचेजेस दे नहीं रखा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नेट परचेजेस। और नेट परचेजेस निकालने का फॉर्मूला होता है कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। और इसमें से क्या माइनस कर दोगे, परचेज रिटर्न। हाँ जी, क्वेश्चन में हमारे पास में कैश परचेजेस कितनी है, 4 लाख रुपए। क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में कितनी है, 5 लाख। और परचेज रिटर्न कितनी थी, 12,000। तो 8,88,000, 8,88,000 आपके पास क्या आ जाएगा, नेट परचेजेज आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा नेट परचेजेज 8,88,000, 8,88,000 प्लस वेजेस। हाँ जी, वेजेस क्वेश्चन में कितना दे रखा आपको, 2 लाख। और कैरेज इनवर्ड कितने, 10,000। तो वेजेस आपके पास है 2 लाख और कैरेज इनवर्ड कितना आपका, 10,000। हाँ जी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है क्वेश्चन में, 10% ऑफ COGS। तो COGS को COGS लिखा रहने देते हैं और यहां लिख देते हैं 10% ऑफ COGS। 10% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई COGS। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में क्या लिखा था कि क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपये ज्यादा है किससे, ओपनिंग से। तो ओपनिंग को ओपनिंग स्टॉक लिखा रहने देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओपनिंग स्टॉक से 50,000 रुपये क्या ज्यादा। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में उस पॉइंट पर अटक जाते हैं जो ओपनिंग स्टॉक को ढूंढने लग जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक को ढूंढने की जरूरत ही नहीं, उसके बिना ही काम चल जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओपनिंग स्टॉक से 50 ज्यादा है। ओपनिंग को ओपनिंग लिखा रहने दो और क्लोजिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओपनिंग प्लस 50। जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो एक ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, एक ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे ओपनिंग स्टॉक निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। और बच्चे यहाँ पे अपना टाइम पास कर रहे होते हैं ढूंढने में उसको, तेरा ओपनिंग स्टॉक निकला भैया, तेरा निकला, एक दूसरे से पूछते हैं। तो कहने का मतलब यहां पे हुआ COGS माइनस 10% COGS इक्वल टू, अच्छा 8,88,000 प्लस 10,000 प्लस 2 लाख कितना लिखूं, 10,98,000। हाँ जी, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस 50,000। तो मैंने क्या देखा, यहां से ओपनिंग क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां पे लिख सकते हैं, अब 10% का मतलब क्या होता है, 0.10। 10% को क्या लिख सकते हैं, 0.10 लिख सकते हैं ना। अरे 10% का मतलब 10/100। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.90 COGS। भाई इसके आगे कोई नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा ना। तो 1 में से 0.10 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 0.90 इक्वल टू 10,50,000 कितना, 48। तो COGS की वैल्यू 10,48,000 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे आप, 0.90 कितना लिखूं, 1164,444। यानी 11,64,444 आपके पास में आ जाएगा COGS। तो जिन क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओपनिंग से 10,000 ज्यादा है, 10 कम है, ऐसे केस में ओपनिंग स्टॉक ढूंढने में अपना समय ना व्यर्थ करें, खराब ना करें। ओपनिंग ओपनिंग रहने दो, क्लोजिंग की वैल्यू ओपनिंग से जितनी ज्यादा वो लिख दो। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो अपने आप ही ओपनिंग क्या होगा, कैंसिल, और ओपनिंग बिना निकाले आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहे। तो अब आपको यहाँ पे COGS मिल चुका है। तो पहला आंसर क्या था आपका सॉल्यूशन में, फर्स्ट आंसर COGS निकालना था। और सेकंड क्या निकालना है, नेट सेल। तो नेट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है,
टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब टोटल सेल कितनी है क्वेश्चन में? 15 लाख रुपए, और रिटर्न कितनी है? 15,000। तो 15 लाख रुपए का सामान बेचा था, उसमें से 15,000 का सामान वापस आ गया, तो आपके पास में जो नेट सेल है वो कितनी आ जाएगी? 14,85,000, 14,85,000। और लास्ट पॉइंट आपसे क्या पूछे थे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेट सेल में से COGS माइनस करना पड़ेगा। तो 14,85,000 रुपए की सेल में हमने माइनस कर दिया 11,64,444। कितना लिखूं? 320,556। तो इस तरीके से सारी कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। लिख ले भाई सबने। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला COGS, नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। उस क्वेश्चन का जो मेरे हिसाब से मेन पॉइंट था वो क्या था? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे ओपनिंग स्टॉक ढूंढने लग जाएंगे वो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 4, नेट सेल, GP रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दे रखी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेम होते हैं? नहीं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यदि मैं आपसे पूछूं क्या क्या आता है, तो आप कहेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस। ये सारी चीजें हमें दे रखी है। तो मान लो सेल आपके पास है 10 लाख रुपए और GP रेशियो आपके पास है 40%। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखा है 60,000। टैक्स 30%। हाँ जी, फाइन क्या क्या करना है हमको? हाँ जी, पहला पॉइंट आपको निकालना है COGS, दूसरा आपको निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाँ जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर होता है? हिंट में मैं आपको बता सकता हूं, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एग्जाम में कोई फॉर्मूला लिखा नहीं आएगा, ये तो सिर्फ मैंने आपको हिंट में बता दिया। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, और नेक्स्ट आपके पास है नेट प्रॉफिट रेशियो।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ये सारे पॉइंट आपसे पूछने हैं इस क्वेश्चन में जो आपको निकाल के दिखाने। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है और इनका यूज करके आपको ये सारे आंसर्स देने। तो ऐसे में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट बनानी तो इनकम स्टेटमेंट बना लो, वहां से कैलकुलेशन आपके लिए क्या होगी जल्दी। देखिए सेल आपके पास है 10 लाख और जीपी रेशो कितनी है 40%। आपको सबसे पहला आंसर क्या निकालना है, सीओजीएस। तो सीओजीएस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फॉर्मूला लिखना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट सेल में से यदि मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सीओजीएस। नेट सेल कितनी है अपने पास क्वेश्चन में 10 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना है 40%। इसको ना 10 लाख की सेल का 40% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 10 लाख में से 4 लाख रुपए आपने माइनस किए और आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 6 लाख रुपए, यानी ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख रुपए आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा 6 लाख। तो सीओजीएस निकालने के लिए सेल में से जीपी माइनस किया, सेल 10 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 10 लाख माइनस 4 लाख इक्वल टू 6 लाख रुपए। हाँ जी, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे पूछे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट बताइए, जिसपे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल चुके हैं 6 लाख रुपए और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में दे दिया है 1 लाख रुपए। तो हम कह सकते हैं हमारा टोटल खर्चा बिजनेस का 6 + 1 7 लाख रुपए आ जाएगा, 7 लाख रुपीज। अब यदि 7 लाख रुपए मेरी टोटल कॉस्ट है बिजनेस की, 7 लाख रुपए खर्च करके मैं कस्टमर से कितने रुपए जनरेट कर रहा हूँ 10 लाख। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं 10 लाख रुपए के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़े 7 लाख। तो आपके पास में खर्चे की रेशो कितनी आ गई 70%। यानी नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछ रहे हैं, नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। भाई जो भी प्रॉफिट की रेशो निकालनी है न्यूमरेटर में वो प्रॉफिट आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी सेल। यदि वो कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बता दो जीपी अपॉन नेट सेल,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, यदि नेट प्रॉफिट रेशियो बोलते तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई नेट सेल इनटू 100। अब सेल तो हमें पता चल गई क्वेश्चन में, लेकिन अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढ के लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहीं पे एक मैं छोटा सा वर्किंग नोट आपके लिए बनाता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन में नेट सेल्स कितना था 10 लाख, और उसमें से मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब मेरे बिजनेस की टोटल कॉस्ट कितनी है 7 लाख। तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना कम आ चुका 3 लाख। अब इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है NOE 60,000 रुपये। नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो है नहीं क्वेश्चन में, तो ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,40,000। इसमें से मेरे को टैक्स 30% देना है 72,000। तो कितना लिखूं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ जी कितना लिखूं 1,68,000। तो 1,68,000 मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 10 लाख की सेल पे। जब मैं 10 लाख की सेल करता हूं तो 1,68,000 रुपये मेरे पास नेट प्रॉफिट बचता है, मतलब 16.8%। और लास्ट पॉइंट आपसे क्या पूछे थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में निकाल चुका हूं वर्किंग नोट में, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ऐसे में हमारा आंसर कितना आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने निकाला है 3 लाख रुपए, देखो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय सेल कितने, तो आपके पास कितना आ जाएगा 30%। हाँ जी, फटाफट से नोट कीजिएगा। हाँ जी बोलो, चलिए आगे देखते हैं फिर आज का आखिरी एग्जाम्पल। अब देखिए, मान लीजिए हमें क्वेश्चन में देखिए नेट सेल 10 लाख रुपए, हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ सेल्स के नाम से दिया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, टैक्स रेट, ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है। 60,000 और ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। नेट सेल 10 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेल का 10% है,
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 50,000, टैक्स रेट 25% और नेट प्रॉफिट रेशियो कितनी है 15%। आपको यहाँ पे पहला काम क्या करना है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं नॉर्मली। एक तो आपको निकालना है जीपी रेशो और दूसरा आपको निकालना है ऑपरेटिंग रेशो। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये सेल आपको दे रखी है, नेट प्रॉफिट रेशो दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट रेशो और सेल का यूज करके पहले नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर। फिर आफ्टर को क्या बनाएंगे, बिफोर। और इनकम स्टेटमेंट में रिवर्स कैलकुलेशन चलेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है और सेल दे रखी है, और सेल और नेट प्रॉफिट के बीच की चीजें ढूंढ ढूंढ के निकालनी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़े, जैसे कॉस्ट शीट में क्या करते थे आप, कॉस्टिंग के अंदर रिवर्स कैलकुलेशन यहाँ पे भी करनी पड़ सकती है। तो यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है, और फॉर्मेट बनाने के बाद देखते क्या आता है। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले मैं एक दो वर्किंग नोट आपके लिए बनाता हूँ। सबसे पहले मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, तो मैं नेट सेल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, नेट प्रॉफिट रेशो से। तो 10 लाख की सेल में 15% जो मेरा प्रॉफिट है 1,50,000 रुपये, ये मेरा कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दूसरा पॉइंट, यदि मुझे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए और मुझे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो 1 माइनस टैक्स रेट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। कौन से चैप्टर में, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस चैप्टर में भी बताया था, लीवरेज में भी बताया था। तो जब कभी भी हमें आफ्टर वाला प्रॉफिट दे रखा है, बिफोर पे जाना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो प्रॉफिट 1,50,000 रुपये है, ये 25% टैक्स देने के बाद का है। ज्यादा दिमाग पे जोड़ना पड़े, ऐसे समझो मैंने अपनी कमाई का 25% सरकार को टैक्स दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 75%। तो 75% 1.5 लाख है ना, 75% 1.5 लाख रुपए, क्योंकि 1.5 लाख रुपए कौन सा प्रॉफिट है, टैक्स देने के बाद का। तो यदि 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट 75% है, 75% निकालने का तरीका क्या है, या तो 1 माइनस टैक्स रेट लिख दो, और टैक्स रेट कितना है 25%, 25% का मतलब 0.25, तो 0.25 माइनस कर दो। तो हम कह सकते हैं 1,50,000 रुपये जो हमने प्रॉफिट हमारे पास में बच रहा है आफ्टर टैक्स, वो 75% है बिफोर टैक्स का। तो 100% कितना हुआ, तो टैक्स देने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, 2 लाख, और 2 लाख का 25% 50,000 रुपये टैक्स दे दूं, तो मेरे पे बचेगा कितना, 1.5 लाख। तो यदि किसी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो आपके लिए हिंट क्या है, पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को किस में कन्वर्ट करो, बिफोर में। और बिफोर में कन्वर्ट करने का आसान तरीका, यदि मैं 25% किसी को टैक्स दे रहा हूं, तो जो प्रॉफिट मेरे पास टैक्स देने के बाद बचा होगा वो तो 75% है, जो कि 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 यदि 75% है, तो 100% कितना हुआ, 2 लाख। 2 लाख का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले मुझे अब क्या करना है, सॉल्यूशन में इनकम स्टेटमेंट बनानी है। यानी इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट सेल माइनस सीओजीएस। तो अपने पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी, माइनस क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रेशो निकालना आसान हो जाएगा यदि हम इनकम स्टेटमेंट बना लें। तो आपके पास क्या रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे,
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कितना लिखें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ जी, इसमें से माइनस करना है टैक्स, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इस तरीके से आपका इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट है कि मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, सेल दे रखी थी कितनी, 10 लाख, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरी सेल का कितने परसेंट है, 1 लाख रुपए। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी हमने निकाला था वर्किंग नोट में 1,50,000 रुपये, और बिफोर टैक्स कितना निकाला था, 2 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर टैक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, या 2 लाख का 25% करके भी कर सकते हो, 2 लाख का 25% करके 50,000 रुपये निकाल सकते हो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है क्वेश्चन में, 60,000, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, 50,000। अब रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, रिवर्स का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो जिन चीज़ों को प्लस किया उनको माइनस करना होगा और माइनस वाली चीज़ों को प्लस करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, सब समझ में आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेल का 15% करके 1.5 लाख निकाला, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब ये वो प्रॉफिट है जो टैक्स देने के बाद का है। और यदि मैं 25% सरकार को टैक्स दे रहा हूँ तो मेरे पास में बचा कितना, 75%। यदि 1.5 लाख 75% है तो 100% कितना है, 2 लाख। 2 लाख को क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 25% 50,000 रुपये टैक्स बना, तो आफ्टर कितना आ गया, 1.5 लाख। सेल 10 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेल का 10% 1 लाख रुपये आ गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000 रुपये, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम 50,000 रुपये क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे मिसिंग आइटम निकालनी है 2 3 जो भी हैं, तो 2 लाख में 50,000 रुपये प्लस कर रखा था, क्या कर दो, माइनस, और जो 60,000 रुपये माइनस कर रखा था वो प्लस कर दो। तो कितना लिखूं, 2,10,000। ये कितना आ जाएगा, 3,10,000, और ये कितना आ जाएगा, 6,90,000। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब सॉल्यूशन में सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछे थे, कौन सी रेशो पूछे थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछे थे या ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज आती है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और दूसरा आपके पास कौन सी रेशो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। पहले जीपी रेशो पूछा था, पहले क्या पूछा था, तो नंबर चेंज कर देते हैं। हाँ जी, पहले जीपी रेशो तो जीपी लिखेंगे, ऑपरेटिंग बाद में पूछा तो बाद में। तो जीपी रेशो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो पता ही है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब जीपी कितना है पता लग गया। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास में है 3,10,000 रुपये, और सेल आपके पास कितनी है, 10 लाख रुपए। इस तरीके से आपके पास में अमाउंट कितना आ जाएगा, और परसेंटेज कितनी आएगी, 31%। तो 3,10,000 रुपये 10 लाख का 31% आ गया। और यहाँ पे सीओजीएस कितना भी, 690। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आपके पास में, 1 लाख, और सेल कितनी है, 10 लाख। तो टोटल खर्चा आपके पास है 7,90,000। 6,90,000 प्लस एक कितना हुआ, 790, 7,90,000 खर्चा कर रहे हैं 10 लाख रुपए की सेल के लिए। तो कितने परसेंट खर्च किया, 79%। अब कई बच्चे बड़े बेवकूफ होते हैं, वो इन दोनों परसेंटेज को ऐड करके देखते हैं और कहते हैं 100% नहीं बना। तो मैंने 100% किसके इक्वल बोला था, ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ना कि जीपी रेशो। तो पूरा सुनो और पूरा ढंग से समझो, कौन किसके इक्वल है, 100% किसके इक्वल है, ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। कल को इस क्वेश्चन में कहते हैं जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बताओ, तो 2,10,000 रुपये 10 लाख का कितना होता, 21%। तब आप कह सकते थे 79% प्लस 21% इक्वल टू 100%। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें, नोट कीजिए। और आज के लिए इतना ही रेशो चैप्टर में।